जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 21 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं और आज की पॉजिटिविटी हमारे सामने ये दिखाई दे रही है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा रहस्य है अपने आप को बेहतर समझना और स्वीकार करना। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में या किसी भी ह्यूमन के पर्सनालिटी में आत्मविश्वास का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्य के प्रति, मतलब जो हमारा टारगेट है उसके प्रति आगे बढ़ने का, एक्सपांड करने का क्या करता है, रास्ता दिखाता है और मनोबल प्रदान करता है। लेकिन लेखक यहाँ कह रहा है कि सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आप अपने को बेहतर समझना और स्वीकार करना जो है समझते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि जीवन में अपने आप को जिस क्षेत्र में देखना चाहते हो उस क्षेत्र में सबसे बेहतर बनाने का और सबसे बेहतर बनने का प्रयास करें और हमेशा आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाइए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दैट इज़ अ प्रॉपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें सीधी सीधी कहावत यही है कि जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा आप बनते जाते हैं। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को अपनाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, पूरा प्रकृति जो है, नेचर जो है वो आपके साथ होगा। ठीक, चलिए, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय महिला बन गई है, जिनका नाम है स्मृति मंधाना। 70 बॉल में 100 रन इन्होंने बनाया था। यामिनी, कल्याण साहू, सूर्या ठाकुर, शशि टंडन, इन सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चले आगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाता है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि पूर्वोत्तर राज्य के ये 3 राज्य त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, मतलब उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय हर साल 21 जनवरी को अपने राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम 1971 के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, चले आगे। और 21 जनवरी को मनाए जाने वाले कुछ खास दिन हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय आलिंगन दिवस, व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु हुई थी। भारत ने इजराइल का जासूस सैटेलाइट लॉन्च किया था। ठीक है, जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया था भारत ने। राष्ट्रीय आलिंगन दिवस अमेरिका में मनाया जाने वाला एक सालाना कार्यक्रम है। इसे ईसाई पादरी के केविन जॉबॉर्नी ने शुरू किया था। यह दिन लोगों के परिवार और दोस्तों से ज़्यादा गले लगने के लिए प्रोत्साहित करता है। बहुत अच्छा दिवस है। ठीक है, आपसी मोहब्बत, मेल मिलाप को बढ़ावा देता है। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने बिहार में स्थित साइक्लोपियन वॉल, क्या है ये साइक्लोपियन वॉल, ठीक है, जानेंगे इसके बारे में, के मानचित्रण और त्रिआयामी मतलब 3D सर्वेक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की है। इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं इसको। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट फॉर मैपिंग एंड 3 डायमेंशनल सर्वे ऑफ द साइक्लोपियन वॉल लोकेटेड इन बिहार। तो बिहार के राजगीर में ये स्थित है। ठीक है, बिहार के राजगीर में ये स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस परियोजना को शुरू किया है। इस परियोजना को शुरू करने का कारण क्या है? इस परियोजना को शुरू करने का कारण यह है कि ये एक प्राकृतिक धरोहर है। कौन सा? तो ये बिहार में स्थित साइक्लोपियन वॉल। कहा जाता है कि जो चीन की वृहद दीवार है, बड़ी दीवार है, उससे भी प्राचीन ये बना है। आपने एंशियंट हिस्ट्री में हर्यक वंश के बारे में पढ़ा होगा।
नहीं पढ़ा है तो बिंबिसार और जो है आपका अजातशत्रु जो है उनके द्वारा बनाया गया था ऐसा माना जाता है। लेकिन ये एक महाभारत कालीन जो है स्थल भी माना जाता है, जो कि आपका वृहद रथ के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। खैर, तो ये एक प्राचीन धरोहर है जिसका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बिहार स्थित साइक्लोपियन दीवार के मानचित्र और त्रिआयामी सर्वेक्षण के लिए परियोजना शुरू की है। सॉरी, मैं आपको बता दूं कि मेरे को बहुत तेज सर्दी है, ठीक है, और सर्दी का मौसम है तो सर्दी हो जाता है बाहरी चीज़ खाने से, तो क्षमा चाहूँगा। साइक्लोपियन वॉल मानचित्र परियोजना 25 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ है। उद्देश्य मैंने बताया, दीवार की स्थापना काल एवं इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना। हितधारक भारतीय पुरातत्व विभाग, इसरो, भारतीय सुदूर संवेदना संस्थान इसके संरक्षक है, इसको देखने वाले हैं। बेहतर त्रिआयामी मतलब 3D दस्तावेजीकरण करके इस वॉल को बनाना। मैंने कहा था कि साइक्लोपियन दीवार क्या होती है। साइक्लोपियन पद्धति है एक जिसके तहत दीवार का निर्माण या कहा जा सकता है कि किलेबंदी के लिए इसका उपयोग किया जाता था। एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टेक्निक से जोड़ना, लाइक मान के चलिए जो हम पजल्स बनाते हैं ना, पजल्स, जैसे ये एक पजल हुआ, इसमें जो है ऐसे एक खांचा बना दिए, वैसे ही एक प्रॉपर दूसरा पत्थर बनाया गया, उस दूसरे पत्थर में इस खांचे को बैठाल दिया गया। तो ऐसे ये दीवार बनाई जाती थी पहले, है ना। तो ये काफ़ी पुराना है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए इसका नामकरण किया गया था। नीतीश कुमार जी ने इसके लिए पहल की थी, लेकिन अभी तक मान्यता नहीं मिली है। भविष्य में आते आते इसको जो है मान्यता मिल जाएगी, ठीक है। साइक्लोपियन दीवार राजगीर में स्थित है। साइक्लोपियन वास्तुकला से बना हुआ है। ग्रेट वॉल ऑफ बिहार कहा जाता है इसे। लगभग 40 किलोमीटर से 48 किलोमीटर तक फैला हुआ है और 20 फीट ऊंचाई तक के इस वॉल की जो है ऊंचाई है, ठीक है। मैंने कहा कि चीनी प्रसिद्ध ग्रेट वॉल का निर्माण 4वीं से 5वीं सदी में हुआ था, लेकिन इसका जो आपका 6वीं शताब्दी के लगभग आसपास हुआ है, ठीक है। उसके बाद विशाल, ये क्या है, न्यू इसकी बृहद्रथ ने रखी थी, है ना, राजा बृहद्रथ द्वारा। जो जरासंघ जो इनका बेटा था उसने इसका काम को कंप्लीट करवाया था, ठीक है। तो बाकी इसकी कहानी है। और साइक्लोपियन वास्तुकला शैली के बारे में मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, वही डिटेलिंग यहाँ आपकी लिखाई हुई है। PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, उसमें इसको आप रीड कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी रखा है कंटेंट। चले आगे। हाल ही में भारत के दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 और संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, मैं वो नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, हाँ ठीक। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, मतलब केवल नहीं, A और B दोनों सही होगा। कनेक्टिविटी बढ़ाना क्या है, जो मैं भी पेज चेंज किया था वो पहले बता दूं कि जो NBM 1.0 का लक्ष्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी फैलाना। 66 करोड़ के आसपास लोगों के घर में ब्रॉडबैंड लगाना, लेकिन ब्रॉडबैंड की सुविधा अच्छे खासी स्थिति में हो गई। लगभग 94 करोड़ लोगों के घर के आसपास, है ना, लग गए, जिसमें जो है कनेक्टिविटी बढ़ी और सुरक्षा इस कनेक्टिविटी की बेहतर करना मुख्य उद्देश्य था। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि NBM 1.0 द्वारा रखी गई नींव पर निर्माण रखते हुए 8 लाख टावर स्थापित किए गए और ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन को 66 करोड़ से बढ़ाकर, पहले 66 करोड़ रखा गया था, फिर 94 करोड़ किया गया। 2.0 का लक्ष्य 1.7 लाखों को जोड़ना है, मतलब कि अब और जो है 2.0 NBM 2.0 उसका काम ये है कि 1.7 लाख परिवार को, गांव को और जो है इसका कनेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। आपने समझ लिया होगा
कि ये एक ब्रॉडबैंड सुविधा है भारत सरकार की दूरसंचार विभाग के द्वारा, जिसका काम है ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार या कहा जा सकता है ब्रॉडबैंड की सुविधा को प्रोवाइड कराना। ठीक है, और ये भी है कि हर 100 ग्रामीणों परिवार के बीच में 60 लोगों को ब्रॉडबैंड सुविधा इसमें कनेक्शन कराया जाएगा, इस बार का लक्ष्य रखा गया। दूरसंचार विभाग 1997 में बना है, नई दिल्ली में मुख्यालय है, मनोज सिंह संचार राज्य मंत्री हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं भारत संचार निगम लिमिटेड, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी इसके साथ कार्य करती है। ठीक है, चलो मुख्य विशेषता जैसे मैंने बताई कि जो हमने ऑप्शन में पढ़ा कि संदिग्ध धोखाधड़ी संचार को रोका जाएगा, इसमें मोबाइल कनेक्शन का प्रबंधन कराया जाएगा, है ना, खोए या चोरी हुए डिवाइस को ब्लॉक करना, और जैसे चोरी बहुत होता है इसमें, है ना, प्रॉपर जो है छोटे छोटे पेटी ठेके में कार्य दिया जाता है तो उनमें से भी चोरी हो जाता है। साथ ही साथ प्रॉपर एक एक डिवाइस का कोडिंग करना होता है। तो अब ये कोडिंग के माध्यम से क्या करेंगे, अगर कहीं उस प्रोडक्ट या उस डिवाइस का उपयोग करा जाएगा तो उस कोडिंग से इसको क्या कर देंगे, ऑनलाइन ही बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, चले इंटरनेट की सुविधा अच्छी खासी लोगों के बीच पहुंच जाएगी इस परियोजना से। उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में फिनटेक हब स्थापित करने के लिए किस देश के GFTN के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? देखो पहले तो ये जानो फिनटेक हब क्या होता है। फिनटेक हब मेरे प्यारे साथियों ऐसा इकाई या ऐसा यूनिट जो कि वित्तीय या जिसे हम क्या कहेंगे फाइनेंशियल मापदंडों को बेहतर तरीके से लोगों के बीच में साझा करना और लोगों के बीच में उसकी जागरूकता बढ़ाना, वित्तीय समावेशन जिसे कहा जा सकता है। तो सिंगापुर के साथ ये समझौता किया है उड़ीसा सरकार ने। जैसे कलकत्ता फिनटेक हब है ना, सूरत फिनटेक हब है, तो इन सभी फिनटेक हबों में से अब कौन सा हो जाएगा, तो भुवनेश्वर या उड़ीसा फिनटेक हब, है ना, जिसमें रणनीतिक उद्देश्य आपका समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम की जनवरी 2025 को इनके साथ समझौता ज्ञापन किया गया है मुख्यमंत्री के साथ। इस पहल का उद्देश्य उड़ीसा में नवाचार को बढ़ावा देना, फिनटेक समाधान विकसित करने के लिए GFTN की वैश्विक विशेषज्ञता को लाभ उठाना। इसमें उद्देश्य जितने भी आपका कहा जा सकता है, इतना भारी वर्ड ना पढ़ के, कि जितने भी फाइनेंशियली क्राइटेरियाज हैं, है ना, फाइनेंशियल क्राइटेरिया है उसको बेहतर तरीके से फुलफिल करना, लोगों में जागरूकता बढ़ाना कि कैसे जो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कैसे जो है प्रोडक्ट इंश्योरेंस होता है, कैसे हम फाइनेंस करा सकते हैं, कैसे हम जो है आपका लोन जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ये कार्यों को मतलब क्लियर किया गया है। 2047 तक सभी के लिए बीमा का प्रावधान इस समझौते का विजन है। ठीक है, चले आगे। अगला है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई? किसे होगा यार, किसे? हाँ, किसे? तो जस्टिस विनोद चंद्रन। अब कलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के कलेजियम में टोटल जो है 33 कौन हो जाएंगे, जज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जस्टिस विनोद चंद्रन जी को शपथ दिलाई है मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी ने। ये रहे आपके क्या नाम है चंद्रन जी, विनोद चंद्रन जी। इनकी जो जर्नी रही है, 2011 में केरल हाई कोर्ट के जज नियुक्ति किया गया था इन्हें, 2023 में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। 12 वर्ष से ज़्यादा इनकी जो है क्या है आपका एक्सपीरियंस है। अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के और अन्य जजों की जो है आपका सलाह से राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित कई विवादों के बाद अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है, ये पूछा जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ सदस्यों के साथ परामर्श करेंगे। परामर्श करने के बाद जो है राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजी जाती है। 5 में से अगर 2 मना कर दिए तो सिफारिश को क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जा सकता। सभी न्यायाधीशों की सलाह लिखित रूप से होनी चाहिए, मौखिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा प्रश्न पॉलिटी में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय से संबंधित ये कोट मैंने रखा है। ठीक है, आगे बढ़े। हाल ही में इरडा ने नेपाल में अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किसके साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये नेपाल में कर्णाली नदी के ऊपर मनाया जा रहा है 900 मेगावाट यूनिट के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, तो ये सभी जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, CJVN लिमिटेड, JMR एनर्जी लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, इन सभी के संयुक्त समझौते के साथ ये कार्य किया जा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कहा जा सकता है कि एनर्जी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा एक पहल है ना। अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा मतलब जो नवीनीकृत किए जा सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इन सभी के क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। यह परियोजना 25 वर्षों तक जो है तैयार की जा रही है, 25 वर्षों तक के लिए। ठीक है, नेपाल और भारत के बीच में। चले आगे। निम्नलिखित में से किसे CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया है भाई? क्या नाम है इनका? इनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को जो है CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी है। CRPF के नए महानिदेशक जो है, आप इसे याद रखेंगे। क्लियर? चल, निम्नलिखित में से हाल ही में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है इनका? नाम है उर्वशी, प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा। चलो इसका डिटेलिंग देख लेते हैं कि प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जी को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये क्या है, फैकल्टी है। ठीक है, RRI के क्वांटम एनर्जी के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी रिसर्च भी किया है, उसके क्षेत्र में ये पढ़ाती भी है, तो उनके क्षेत्र में ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो इन्हें प्रोफेसर सिन्हा को वैश्विक स्तर में भी सराहा गया है और ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्लियर? चलो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने शहरी स्वच्छता के लिए दुनिया के सबसे बड़े सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण के 90वें संस्करण के लिए टूल किट को नए अवतार में लॉन्च किया है? अच्छा, हाँ, इसमें मेरे प्रिय साथियों अलग अलग क्राइटेरिया में सभी शहर को जो है आपका बांट दिया गया है। केंद्रीय स्वच्छता मंत्री कहा जा सकता है इन्हें, मनोहर लाल खट्टर जी ने ये न्यू स्वच्छ सर्वेक्षण टूल किट स्टार्ट किया है, जिसमें एकदम क्लियर सा फंडा है कि इस वर्ष में पहली बार शहरों की जनसंख्या पर आधारित 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है इनको। ठीक है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। वेरी स्मॉल 20,000 से कम लोग जो है, या 20,000 से अधिक लोग जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिए। स्मॉल 20,000 से 50,000 के बीच। मध्यम वर्गीय या मीडियम 50,000 से 3 लाख। बिग मतलब 3 लाख से 10 लाख। 10 लाख से अधिक वाले अलग अलग हैं। इनमें से भी अलग अलग शहर को चिन्हित किया गया है, जैसे कि मैं आगे दिखाता हूँ आपको। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसे करा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत छोटे शहर में पंचगनी, पाटन, छोटे शहर में वीटा, सासवाड़, मध्यवर्गीय शहर में अंबिकापुर है, तिरुपति है, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद है, नोएडा, चंडीगढ़ बड़े शहर में आएगा, नवी मुंबई, इंदौर और सूरत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है ना। कुल 12 शहरों को इसके अंतर्गत रखा गया है, लेकिन ये प्रॉपर लीग में डिवाइड कर दिया गया है, सुपर स्वच्छ लीग नाम दिया गया है इसका। ठीक है, और बहुत अच्छी पहल है। चले आगे। हाल ही में अंडमान में के किस जिले में वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बिकने वाला सामान है। ठीक है,
क्यों, क्या करता है ये वर्जिन नारियल तेल? वर्जिन नारियल तेल का काम है, इसको स्किन लोशन के लिए लगाया जाता है बेसिकली, है ना। ये हमारे हाथ पैर में लगाते हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो क्या पूछ रहा है, अंडमान के किस जिले में? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो निकोबार जिला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, उसके ऊपर वाला भाग अंडमान है और ये निकोबार है, तो निकोबार जिले के अंतर्गत जो है आपको इस वर्जिन कोकोनट ऑयल को वैश्विक जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जीआई टैग क्यों दिया जाता है वो जानना जरूरी है। तो जीआई टैग इसलिए दिया जाता है कि किसी उत्पाद को दूसरे से नकल करने में बचाता है जीआई टैग, ट्रेडमार्क मान सकते हैं इसे। 10 साल की वैधता मिलती है इसमें, है ना। भारतीय उत्पादों को प्रतिष्ठित गुणवत्ता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ट्रेडमार्क की तरह काम करता है, बौद्धिक संपदा के अधिकारों में हिस्सा लेता है, मतलब सभी को इसकी जागरूकता प्रदान करता है। तो ये जीआई टैग दिया गया है किसे? तो जीआई टैग दिया गया है आपका वर्जिन नारियल तेल को, है ना। बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बिकता है। टूरी लोग क्या, सब के सब टूरा लोग भी लगाते हैं, है ना, ठीक है। मैं भी यूज़ किया हूँ कई बार। चलो, किस बैंक ने गैर निवासियों के लिए भारतीय रुपया खाते खोलने के लिए अधिकृत बैंकों की विदेशी शाखाओं में अधिकृत किया गया है? देखो, अब जो गैर निवासी जो नहीं है भारत में, या प्रवासी भारतीय जिसे माना जा सकता है, वो भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके लिए प्रॉपर आईएनआर में क्या कर दिया है, खाता खोल सकते हैं। इससे क्या होगा, तो इससे जो है ट्रांजैक्शन आसान हो जाएगा, इससे ट्रांजैक्शन आसान हो जाएगा और सारा काम जो है वो आरबीआई और उसके जो नीचे जितने बैंक है वो सब करेंगे, और ज़्यादा जो है व्यक्ति को मनी ट्रांसफ़र से संबंधित मच का, या कहा जा सकता है कि टेंशन पानी का ख्याल नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे देखो, सीमा पार लेन देन की सुविधाजनक बनाना, निवेश के अवसर। अब भाई दुबई में काम कर रहा है, वहाँ से कुछ निवेश करना चाहता है तो आईएनआर में अकाउंट खोलकर निवेश कर देगा। भारतीय निर्यातकों के लिए सहायता, भारत से जो आयात निर्यात का काम करते हैं उन लोगों के लिए बार बार जो है डॉलर को रुपये में चेंज करो, रुपये में डॉलर को चेंज करो, तो प्रॉपर वो आईएनआर अकाउंट खोल ले तो ज़्यादा बेहतर है ना। आरबीआई मुख्यालय महाराष्ट्र में है, 1935 में इसकी स्थापना हुई है। संजय मल्होत्रा गवर्नर है। भारतीय मुद्रा क्या है? रुपया है, सिंपल सा स्टैटिक पोर्शन है। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। नृपेंद्र मिश्रा जी जो है वो क्या बन गए हैं? प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की सोसाइटी की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ये लॉन्च पैड क्या है? तीसरे लॉन्च पैड की मंजूरी दे दी गई है। तीसरा लॉन्च पैड कहाँ बनाया गया है? तो श्रीहरिकोटा में ही बनाया गया है। कृष्ण गोपाल जो है, जिन्हें झोला बोला जा सकता है या कैरी बैग का इन्होंने वो किया है, अभियान शुरू किया है, 1 प्लेट 1 बैग के रूप में, जिससे कि पर्यावरण अनुकूलन बने रहेगा। आरएसएस के व्यक्ति हैं। वाडनगर में पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय का निर्माण किया गया है, विश्व स्तरीय। 8वें वेतन आयोग का स्थापना हो गई है, घोषणा हो गई है। यूट्रिकुलेरिया नामक कीट भक्षी पौधा मिला है कहाँ? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, राजस्थान में है। 25वें क्रम में है भारत भविष्य कौशल सूचकांक में, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लोकपाल या नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर आपको बहुत ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।